मध्य बिहार के गया जिले के घने जंगलों में बसा यह गांव वर्षों तक नक्सलियों के आतंक का प्रतीक रहा। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसने कभी न कभी नक्सलियों की मदद न की हो, कभी जबरन, कभी मजबूरी में। कभी उन्हें आश्रय दिया गया तो कभी उनकी जन अदालतों में जाकर आदेशों का पालन करना पड़ा। आज प्राइम न्यूज़ के खास कार्यक्रम पब्लिक फोरम में हम आपको इस गांव की कहानी लेकर आए हैं, जहां अतीत का डर और वर्तमान की उम्मीद घुल मिलकर जीवन को आकार देते हैं। सालों तक धनगाई लाल विद्रोहियों के कब्जे में रहा। नक्सली झुंड बनाकर गांव में आते, पास की घेरा पहाड़ियों से उतरते और यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि यह क्षेत्र उनके अधीन है। पक्की सड़क गांव तक नहीं पहुंचती थी, विकास वहीं रुक जाता था। स्कूलों पर कब्जा, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर काले झंडों की तिरछी फहराहट और जन अदालतों के आदेश, ये सब उस दौर की निशानियां थीं जो आज भी गांववासियों की स्मृति में ताज़ा है। ग्रामीण आज भी याद करते हैं कि कैसे नक्सली आदेशों की अवहेलना पर उन्हें जन अदालत में सताया करते थे। उनका डर बच्चों की शिक्षा और उनके सपनों पर भारी पड़ा। खेतों में दिन भर की मेहनत के बाद भी लोग डर के साए में रहते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे कभी कभी रातों को नक्सलियों की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार भय के साए में घर से बाहर नहीं निकलता था। धनगाई की चारों ओर फैली पहाड़ियाँ इसे झारखंड से अलग करती हैं। ये सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं थीं, बल्कि नक्सली प्रभाव का प्रतीक भी थी। गांव तक पहुंचने वाली संकरी कच्ची सड़क राज्य की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर खत्म होती थी। यहाँ से घने जंगलों और पहाड़ियों में नक्सली छिपकर उतरते, झुंड बनाकर गांव पर कब्जा जताते और अपनी जन अदालत के आदेश थोपते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने के अभियान पर काम कर रही है और धनगाई भी धीरे धीरे अंधकार से बाहर आ रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो गांव में बनाया गया है, केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह सरकारी उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतीक भी है। इसी स्कूल के मैदान में ग्रामीण दिन भर के काम के बाद इकट्ठा होते हैं और बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते हैं। उन दिनों की यादें जब हर कदम पर डर का साया रहता था। धनगाई का अतीत नक्सली हिंसा और उग्रवाद से भरा रहा है। आर्य, जो कई नक्सली समूहों के प्रमुख संगठन सीपीआई माओवादी का हिस्सा थे, 2022 में रोहतास जिले के समाहुता गांव से गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी ने यह संदेश दिया कि अब अराजकता की सत्ता पर अंकुश लगाया जा रहा है। आर्य और उनके सहयोगियों के खिलाफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दर्ज मामले इस आंदोलन की व्यापकता और खतरनाक प्रभाव को दर्शाते हैं। आज जब बाराचट्टी निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होना है, गांव के लोग अपने अतीत और भविष्य पर सोच रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसान, स्कूल के बच्चों के माता पिता, युवा और बुजुर्ग सभी धीरे धीरे बदलाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे उनका गांव शिक्षा, विकास और सुरक्षा की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन डर और आशंका अभी भी जीवित है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि नक्सलियों का असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। उनके डर के निशान, खाली पड़े घर, बंद स्कूल, वीरान रास्ते आज भी गांव के किनारों पर दिखाई देते हैं। वहीं युवा और बच्चे बदलाव के प्रतीक हैं। स्कूल के मैदान में खेलते बच्चे, खेतों में मेहनत करने वाले किसान और गांव के लोग सभी धीरे धीरे भय से ऊपर उठकर उम्मीद की ओर बढ़ रहे हैं। धनगाई की कहानी केवल एक गांव की नहीं है, यह उस संघर्ष, भय, पीड़ा और उम्मीद की कहानी है जो आज भी ग्रामीण इलाकों में जीवित है। ये कहानी बताती है कि कैसे डर और हिंसा के साए से उबरकर जनता अपने अधिकारों और भविष्य के लिए कदम बढ़ा रही है। और शायद यही धनगाई की सबसे बड़ी ताकत है। भले ही अतीत कठिन रहा हो, लेकिन आज यहाँ हवा में बदलाव की खुशबू है और हर घर में एक नई उम्मीद जगी है। धनगाई अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह प्रतीक बन गया है उस जज्बे का जो अंधकार में भी उजाले की तलाश करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डर को मिटाकर शिक्षा और विकास के रास्ते पर चलना ही सच्ची आज़ादी है।